सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने घनानंद के बारे में चर्चा सुनी थी। तो रीति काल में चार कवि अध्ययन के लिए है। केशव है, बिहारी है, भूषण है और घनानंद है। अलग अलग प्रकार की रचना लिखने वाले ही चार कवि है रीति काल के होते हुए, क्योंकि रीति काल में तीन प्रकार का साहित्य निर्माण हो गया था। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीन प्रकार का साहित्य निर्माण हो गया। और उसी के आधार पर तो रीति मुक्त कवि जो है, चाहे भूषण हो, घनानंद हो, तो ये बिहारी जो है श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। भूषण जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। और ये जो हम देखने जा रहे हैं घनानंद जी भी यानी श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। तो ये श्रृंगार कैसा? विरह श्रृंगार का काव्य। क्योंकि जैसे घनानंद में पहले प्रेम था, यानी उनकी जो प्रेमिका जो है सुजान, तो वो सुजान को छोड़ जाने के बाद यानी उसे वियोग प्राप्त हो गया। जब वह बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे और वही के कुछ चक्रियों ने उसे फंसा दिया और बादशाह उससे नाराज हो गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया गया और वे सीधे वृंदावन चले गए। सुजान को साथ आने को कहा, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं गई। इसी कारण उन्हें वियोग प्राप्त हो गया और सीधे वृंदावन में जाकर वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वे वियोग श्रृंगार के कवि बन गए। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो वक्तव्य किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में कहा कि ब्रज भाषा का दूसरा कवि निर्माण नहीं हो गया है। क्योंकि इन्होंने जो कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि है। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हो गया। प्रेम पथिक ऐसा प्रवीण है, प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक ऐसा कहा है और वह ब्रज भाषा का यानी दूसरा ऐसा कवि नहीं हो गया, ऐसा कहते हैं। इनका वियोग वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और मनोरम है। इनका विरह वर्णन जो है वह अत्यंत स्वाभाविक और मनोरम है। तो इसके बारे में कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि बिहारी की नायिका विरह में इतनी कृश हो गई है तो यमदूत को भी चश्मा लगाकर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ उनकी नायिका है। फिर यार वो इतनी क्रश हो गई है कि अंगूठी भी कंगना बन गई है, या वो रोती है, विरह में रोती है, तब उन आंखों से आंसू गिरते हैं तो वह छाती पर पड़ते हैं तो भाप बनकर जाते हैं। तो ऐसा यानी चमत्कार पूर्ण वर्णन उन्होंने नहीं कर दिया है। वे तो अलग ही प्रकार के कवि है। उनका विरह जो है अंतरात्मा में रहने वाला है, तो इसी कारण के बारे में कहा जाता है उनका वर्णन जो विरह वर्णन जो है वो अत्यंत स्वाभाविक और मनोरम है। इनकी नायिका न तो क्लाक का पैडुलम है और न ही उसके पास गुलाब की शीशी विरह ताप के बीचों बीच सूख जाती है। यानी क्लाक यानी घड़ी, तो ना उनकी नायिका जो है वो घड़ी है, वो पैडुलम यानी नीचे का चलने वाला जो जैसे काटा कहते हैं। आज की घड़ी अलग हो गई है, पहले तो दीवार पर टांगी जाती थी और बीच में एक लंबक हिलता था, तो उसी तरह का उनकी नायिका नहीं है या उनका विरह नहीं है। इनकी नायिका न तो क्लाक का पेडुलम है और न ही उसके पास गुलाब की शीशी विरह ताप से बीच सूख जाती है। यानी गुलाब का पुष्प जो होता है वह ज्यादा ताप होने से सूख जाता है, तो उनका विरह तो उसी प्रकार का नहीं है। इसमें बाहरी उछल कूद नहीं है, जो कुछ भी है वह भीतरी हलचल है।
बाहरी कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर वह उनकी नायिका घुटन महसूस कर देती है, अंदर ही अंदर, बाहर कुछ दिखावा नहीं देता है। तो यह अंतर्मुखी व्यक्ति दो प्रकार की होती है, एक अंतर्मुखी, दूसरी बहिर्मुखी। तो इनकी नायिका जो है अंतर्मुखी है, वह अपना दुख किसी को बांटने वाली नहीं है, अंदर ही अंदर सहन कर लेती है। वह कुछ भी बाहरी उछल कूद नहीं है, जो कुछ भी है वह अंदर ही अंदर की हलचल है। इनका प्रेम फारसी काव्य पद्धति तथा सूफी पद्धति दोनों से प्रभावित है। फारसी पद्धति यानी बिहारी ने यानी फारसी शायरी लिखने का अनुभव लिया था, वो फारसी शायरी लिखते थे, लेकिन यहाँ तो उन्होंने नहीं लिखी है। फिर भी यानी जो पद्धति है उनकी काव्य की, वह फारसी काव्य पद्धति तथा सूफी पद्धति दोनों से प्रभावित है। सूफी साहित्य जो है शांत साहित्य है, और फिर यह फारसी शायरी या फारसी पद्धति और सूफी पद्धति का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। इनकी कविता में सुजान शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें वैराग्य अवश्य हो गया था, फिर भी अपनी प्रेमिका सुजान को वे भुला नहीं सके। इनके कविता में सुजान शब्द बार बार आता रहता है, और जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें वैराग्य तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन वे कभी भी अपनी प्रेमिका को भुला नहीं सके। उनके अंतरात्मा में वह प्रेमिका बैठी हुई है, उसी समय की कोई परंपरा हो या रूढ़ियां हो, उसी के अनुसार वह उनके साथ नहीं गई होगी, लेकिन उनका प्रेम जो है ईश्वर और भक्त के बीच में होने वाला जो प्रेम होता है, उसी प्रकार का उनका प्रेम है। इनकी संपूर्ण रचनाएं शुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित नहीं मानी जाती। घनानंद प्रेम मार्ग के एक सफल यात्री है, यानी इनकी संपूर्ण रचनाएं शुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित नहीं मानी जाते। वे वृंदावन में चले गए, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। यह भक्ति काल के संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय जो है, तो ये चार भक्त संप्रदाय है उसी समय। तो इसमें रामानंदी संप्रदाय है, तो रामानुजी संप्रदाय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय है, तो ये भक्ति काल के संप्रदाय है। तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण वे भक्त कवि तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यानी उनका जो है, उनकी रचनाएं जो है शुद्ध भक्ति से प्रेरित नहीं है। उनके जीवन में विरह आ गया है, इसी कारण है वह, यानी उसी कारण उनकी जो साधना है, उनका साहित्य है, भक्ति साहित्य में माना नहीं जाता है। घनानंद प्रेम मार्ग के एक सफल यात्री माने जाते हैं। घनानंद जी है वो प्रेम मार्ग के सफल यात्री माने जाते हैं। ब्रज भाषा का चपलतापन और सफाई जो घनानंद में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जो घनानंद के साहित्य में यानी ब्रज भाषा की जो चपलता है, ब्रज भाषा, उसी समय ब्रज और अवधि दोनों सब प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग कर दिया है। और ब्रज भाषा की सफाई जो है, उसमें जो लालित्य है, वह यानी घनानंद के साहित्य में मिलता है, दूसरे कोई जो कवि है उनमें दुर्लभ मिलता है। इनकी साहित्यिक ब्रज भाषा में सहज माधुर्य विद्यमान है। इनकी भाषा में वचन वक्रता, नाद व्यंजना और अर्थ गांभीर्य सब अद्वितीय बन पड़े हैं। यानी ब्रज भाषा जो है वो माधुर्य की वजह से यानी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय की जो भाषा है वह ब्रज भाषा मानी जाती है, और उसमें नाद माधुर्य है, सहज माधुर्य उसमें विद्यमान है। इसी कारण वचन वक्रता, नाद व्यंजना और अर्थ गांभीर्य सब इसमें अद्वितीय बन पड़े हैं। इसमें यानी अपने आप सहजता से शब्द उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सच तो यही है कि साक्षात प्रेम रस के अवतार घनानंद ने ब्रज भाषा काव्य में एक नवीन परंपरा स्थापित कर दी। घनानंद जी ने यानी वास्तव में ही उन्होंने
प्रेम रस का अवतार घनानंद ने ब्रज भाषा काव्य में एक नवीन परंपरा स्थापित कर दी है। घनानंद ने कृष्ण लीला का वर्णन ही अपनाया और न श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए रस, नायिका भेद, अलंकार और पिंगलादि काव्यों के अंगों का आधार बनाया। वे एक सहज भावुक कवि थे। उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। घनानंद ने कृष्ण लीला वर्णन ही अपनाया और न श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए नायिका भेद, अलंकार, रस उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। वृंदावन में चले गए हैं, लेकिन वहां के वृंदावन में रहकर उसी तरह का साहित्य लिखना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने उसी प्रकार का साहित्य नहीं लिखा है। वे अलग प्रकार का ही साहित्य उन्होंने लिखा है। तो वे यानी पिंगलादि काव्य के जो प्रकार है, रस, नायिका भेद या पिंगलादि काव्य के अंगों को आधार बनाया। वे एक सहज भावुक कवि थे, यानी सहजता से वे लिखने वाले कवि माने जाते हैं। तो ऐसे ये जो घनानंद जी जो है वह यानी भावुक कवि माने जाते हैं। अगर भावुक नहीं होते तो वह कवि नहीं होते। यानी कवि के लिए हृदय जो होता है सहृदयी होना पड़ता है कवि को, तभी वह, नहीं तो केशव को कहा जाता है ना कठिन काव्य का प्रेत, यानी उनकी भाषा है वह कठिन है, इसी कारण कठिन काव्य का प्रेत उनको कहा जाता है। तो यह कवि को यानी कवि का हृदय कवि सहृदय ही होना चाहिए, नहीं तो कविता वह यानी कठिन काव्य की प्रेत बन जाती है। एक भावुक कवि है, प्रेम का कवि है, इसी कारण उसमें भावुकता अनिवार्य मानी जाती है। सहज भावुक कवि माने जाते हैं। उन्हें अपने हृदय के भावों का स्पष्टीकरण मात्र ही अपेक्षित था। वे यानी कोई चमत्कार वृत्ति या कुछ दिखाना नहीं चाहते थे। सिर्फ अपनी वेदना, सिर्फ अपनी भावना जो है वही वे स्पष्ट करना चाहते थे, बाकी कुछ उन्हें अपेक्षित नहीं था। तो यानी अगर सुजान उनके साथ चली जाती तो शायद वे भक्त कवि हो जाते, लेकिन सुजान उनके साथ नहीं चली गई, इसी कारण उनके साहित्य में विरह निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। घनानंद कविता के इस मार्ग के पथिक थे, यानी प्रेम मार्ग के पथिक माने जाते हैं घनानंद। अगर कुचक्री उनके बारे में कुछ कार्य नहीं करते, यानी बादशाह मोहम्मद शाह को कुछ नहीं कहते, तो बादशाह के वे अच्छे दोस्त थे या उनका विश्वास था उन पर, उसमें बाधा डालना यह कुचक्री का काम था और उसमें वह सफल हो गए और घनानंद को दरबार से निष्कासित कर दिया। यह पद्धति जो हम देखते हैं बहुत बार होती ही रहती है। जैसे हम रहीम देखते हैं, रहीम भी दरबार में ही काम करने वाले कवि थे, फिर भी उन्होंने अपने साहित्य के बारे में अच्छा कार्य कर दिया। तो ऐसे जो है घनानंद जी जो है प्रेम के पथिक माने जाते हैं और उनके साहित्य में या उनकी कविता में सुजान का बार बार उल्लेख होता हुआ हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ये रीति काल के जो चार कवि जो है वो अलग अलग प्रकार के कवि माने जाते हैं। कोई साहित्यिक कवि, कोई वीर रस के, कोई श्रृंगार रस के कवि है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, अलग अलग प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो यह जो है रीति मुक्त काव्य जो है तो उसमें यानी घनानंद जी आते हैं। भूषण वीर रस के कवि है, घनानंद भी प्रेम रस के कवि है, बिहारी तो संयोग श्रृंगार का वर्णन करने वाले कवि है और केशव तो रीति परंपरा पर साहित्य लिखने वाले कवि माने जाते हैं। तो आज यहाँ रीतिकालीन जो साहित्य है या रीति काल यानी पहला यूनिट जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगली लेक्चर में हम यानी रीति काव्य की जो रीति काव्य समाप्त होता है और आधुनिक काल प्रारंभ होता है, इसके बीच का जो समय है उसे संधि काल माना जाता है। तो उस संधि काल का
के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आधुनिक कालीन साहित्य का निर्माण हो गया, या पहले आधुनिक रीति काल का साहित्य जो है गद्य पद्य मिश्रित है, और आधुनिक काल में गद्य अलग और पद्य अलग, ऐसे अलग अलग प्रकार का साहित्य निर्माण हो गया। तो उसके बारे में चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम यही ठहरेंगे। धन्यवाद।